Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our SC classes of English language. Today our topic is transformation that is based on board exam preparation, and today we have part third and which will be based on interrogative to assertive sentences. इसमें interrogative से assertive sentence में कैसे transform किया जाता है हम सीखेंगे उन एग्जाम्पल्स के साथ जो कि बोर्ड क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक को टच करते हुए चलेंगे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाए। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे और सभी एग्जाम्पल्स जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक और आप स्क्रीनशॉट से लेकर सभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो उनके जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में टच करते हुए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है, लेकिन अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को लगातार दूर करते रहें। इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये असर्टिव सेंटेंस है क्या। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को लेकर आप ये जान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर न तो क्वेश्चन होता है न ही कोई एक्सक्लेमेशन होती है। एक्सक्लेमेशन क्या होती है अभी बात करेंगे, और ना ही किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस का पुट होता है। क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी सवाल करते हैं, चाहे वह यस या नो बेस्ड हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड को लेकर के हो, ठीक है। एक्सक्लेमेशन क्या होता है जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जैसे व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ क्लियर शॉट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप एलास, हुर्रे वगैरह को यूज करके बोलते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, कर्स देते हैं, अभिशाप, ब्लेसिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर ये एक्सक्लेमेशन भी नहीं होती, ऑप्टेटिव भी नहीं होता, ये तो होता है, ये स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट में कोई भी काम आप या तो यस करते हैं या नो करते हैं, ठीक है। ये आपका एक बिना क्वेश्चन का, ठीक है, ये सेंटेंस होता है। और क्वेश्चन के साथ साथ आपके एक्सक्लेमेशन और ऑप्टेटिव बेस्ड हमने सेंटेंसेस को बिल्कुल मना किया है। तो ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, आई एम टीचिंग यू, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कहूंगा आई एम नॉट टीचिंग यू। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हुए। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स पर अब हम आज वर्क करने वाले हैं। और बोर्ड में जो हमें क्वेश्चंस कम अक्रॉस होते हैं वह क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, कैन यू चेंज योर स्किन। अब यहां पर कैन यू चेंज योर स्किन एक्चुअल में ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है। किस तरह से, हमें ये जताना है कि आप अपनी स्किन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरह से सीधे ना बोल करके इस क्वेश्चन को उसका जो असर है उसको बल देकर जब बोलते हैं कि आप अपनी स्किन को चेंज कर सकते हैं, तो हमारी मंशा, हमारी इंटेंशन होती है कि जवाब मैं ये समझाना चाहता हूं आपको अपने सवाल के थ्रू कि आप अपनी स्किन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम सवाल के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, एंड on the basis of the question we actually emphasize on the statement, हम किसी अपने स्टेटमेंट पर बहुत जोर देते हैं, किसी स्टेटमेंट पर बल देते हैं। तो आमतौर से क्या निकल करके रिजल्ट आता है कि जब हमारा क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो जो असर्टिव बनता है वो पॉजिटिव होता है, और हमारा क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो जो असर्टिव बनता है, असर्टिव सेंटेंस, वह नेगेटिव होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चन के साथ नॉट आया है तो असर्टिव में आपका जो नॉट है वो हट जाएगा, और अगर आपके क्वेश्चन में नॉट नहीं आया तो आपके असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा,
नॉट लग जाएगा। ये आपका बेसिक रूल है। अब इस रूल के ऊपर हम इसको आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कहा कैन यू चेंज योर स्किन, तो आंसर क्या बन करके आएगा आपका? आंसर आपका आएगा यू कैन नॉट चेंज योर स्किन, चेंज योर स्किन, और ये फुल स्टॉप यहां लगाएंगे। तो आपने कैन यू का यू कैन नॉट कर दिया। तो आप समझ गए कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था, एक्चुअल में हम ये जानना नहीं चाहते कि स्किन कौन कौन चेंज नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि कोई भी स्किन चेंज नहीं कर सकता। कहने का अंदाज अलग था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप किसी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका सिंटैक्स, उसका स्ट्रक्चर तो बदल जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस जो होता है, सेंटेंस का सेंस, वो नो चेंज रहता है। ठीक है, वो नो चेंज रहता है, जबकि स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अब इस तरह के हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे। उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को आप लिखते रहेंगे और लिखकर आप उनको बोर्ड तक के प्रिपरेशन में यूज करने के लिए आप उन्हें सेव करके रखेंगे, उन्हें सेव कर लेंगे। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है हु बेस्ड, जो कि जनरली एग्जामिनेशन में बार बार देखा जाता है। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर आया हु, हमने कहा महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। तो हम ये नहीं जानते कि मिस्टर एक्स का लड़का महात्मा गांधी को नहीं जानता है, मिस्टर वाई का लड़का महात्मा गांधी को नहीं जानता है। एक्चुअल में हम ये बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी को सब जानते हैं। तो पहला रूल आया, जब हु के साथ आपको नॉट दे रखा हो तो आप एवरीबॉडी कर देंगे, और जब क्वेश्चन के अंदर आपको हु के साथ, ठीक है, नॉट नहीं दे रखा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरीबॉडी तो आप हु का करेंगे, लेकिन आपको यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप यहाँ नोबडी कर दें। तो नोबडी का मतलब हुआ कि नेगेटिव भी आ गया और एवरीबॉडी भी आपका आ गया। तो इसको अब हम इस सेंटेंस पर अप्लाई करें तो हु डज नॉट नो, तो नो जाएगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा आपका एवरीबॉडी। तो आप क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। तो ये जो हुआ, आपने ये असर्टिव सेंटेंस बना लिया। क्या किया आपने? ये आपने असर्टिव सेंटेंस बना लिया, और असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट जिसमें हमने क्वेश्चन हटा दिया है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हम हु तो लेंगे, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में नॉट नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी यूनिवर्सल फैक्ट टाइप का ही है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डिड नोबडी डाई इन एंशिएंट टाइम्स। डिड नोबडी डाई इन एंशिएंट टाइम्स। तो अब की बार हमारा टेंस डिड है और नो हमारे साथ में आया हुआ है। तो असर्टिव क्या होगा? सीधा सीधा सा आपका असर्टिव होगा। आप कहेंगे कि नोबडी का हम करेंगे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डाइड इन एंशिएंट टाइम्स। तो हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है किसी भी टेंस में और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं जो कि हु बेस्ड नहीं होते, जो केवल हेल्पिंग वर्ब बेस्ड नहीं होते। उनको आप यहां समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के एतबार से भी वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, हमने कहा why waste
टाइम। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जो स्पोकन स्टाइल है इंग्लिश की, तो वहां पर इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, एंड दिस स्पोकन स्टाइल ओनली जस्ट टू मेक वन अंडरस्टैंड द सेंस। उसमें बहुत सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मायने नहीं रखते। एनीवे, व्हाई वेस्ट टाइम हमारे पास सेंटेंस है और हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है असर्टिव। तो हम ये नहीं पूछ रहे कि समय की बर्बादी क्यों, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए, आपको वक्त खराब नहीं करना चाहिए। तो आपको ये बात कैसे कहनी है, तो जब भी आपके पास why आ जाए तो आप बनाते हैं it is extremely foolish to। अब ये y आपका हट गया, यानी इस y की जगह पर ये सारा जो हमने इनसाइड द बॉक्स लिखा है ये पूरा आएगा और ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगी। why it is extremely foolish to waste time या your time भी आप लिख सकते हैं। now you can see कि why का मतलब है ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है कि आप वक्त खराब करते हैं। तो ये एक तरह का जो है स्टेटमेंट बन गया, क्वेश्चन से हट गया। तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब जैसे कि हमारा बोर्ड का जो नया पैटर्न है उसमें हमें ऑप्शंस आने हैं और हम ये मानते हैं कि इस आंसर पर हमारा हाथ बिल्कुल सेट है और हमें बहुत अच्छे से आता है। अगर हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव होता तो हम इस आंसर को पूरी बेफिक्री से लिख करके आते और अच्छे मार्क्स हमारे आ जाते। लेकिन अब जब ऑप्शंस की बात है तो एक जो क्वेश्चन है कई तरह से सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए कि उस ऑप्शन के अंदर आपको यही आंसर नहीं दे रखा, बाकी दूसरे दे रखे हैं। नाउ अब डाउट क्रिएट होगा कि वेदर दैट आंसर इज राइट और नॉट, तो सही है या नहीं के लिए हमें कई और तरीके भी इसके समझने पड़ेंगे और उन तरीकों के ऊपर बेस हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वह तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आप सबसे पहले ये समझ ले कि इसमें क्या कहना चाहा है। इसके अंदर कहना चाहा है कि वक्त खराब करना बुरी बात है। तो ये सीधे सीधे सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, और अगर यू यहां लिसनर है तो ऑफ कोर्स योर टाइम हो सकता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, योर टाइम should not be wasted। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इट इज बैड टू वेस्ट योर टाइम। तो आपने देखा कि हम एक बात को कितनी तरह से कह चुके हैं। तो यहां पर जो हमने ये सारी बातें कही हैं ये सब की सब सही हैं और ये आपके ऑप्शन में आ जाएंगी। तो आप उसे बिल्कुल बेफिक्र होकर के आंसर राइट कर देंगे। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें यहाँ पर क्या देखा कि ये वाला भी आपका ऑप्शन सही है, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, ये सब आपके सॉल्यूशंस हैं और सब अपने आप में ठीक हैं। कोई भी दे दे आप बेफिक्री से इसको राइट कर देंगे, बेफिक्री से इसको राइट करेंगे और आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो हमने व्हाई वेस्ट टाइम को असर्टिव में बनाया इतने सारे वे से, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमारे सामने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इन रूल्स को आप क्या करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। और अगर आपको रूल याद नहीं हो पा रहे हैं तो आपका काम ये होगा कि आप हर तरह का एक सेंटेंस विद आंसर लर्न कर लेंगे। हमने कहा व्हाट दो ही फील्स, अब व्हाट दो ही फील्स का क्या आंसर होगा, आप आंसर समझ लीजिए विद रीजन के। हमेशा याद रखिए जब भी आपको व्हाट लगकर आ जाए, ठीक है, जैसे अभी हमने वाई सीखा था, तो अगर व्हाट लगकर आ जाए तो आप कहेंगे इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच। अगर यहाँ पास्ट है तो आप लिखेंगे इट डिड नॉट मैटर मच। जिस तरह का टेंस हो उस तरह से आपने यूज करना है, ठीक है।
और उसके बाद यहां से आप लिखेंगे दो ही फेल्स, इट डज नॉट मैटर मच दो ही फेल्स। तो ये आपका पूरा आंसर है और आपको वर्ड की जगह ये पूरा जो इनसाइड द बॉक्स है आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो है व्हाट वुड इजी टू हेल्प हिम। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इज इट एनी गुड टू हेल्प हिम, यानी उसको हेल्प करने से कोई फायदा नहीं, उसकी हेल्प क्यों की जाए, उसकी हेल्प करना बेकार है तो क्यों की जाए। तो जैसे कि आप कहते हैं व्हाई हेल्प हिम, तो उसी तरह से यहां पर आ गया व्हाट वुड। तो व्हाई और व्हाट वुड दोनों कहीं ना कहीं एक जैसा सेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, व्हाई वाला भी और व्हाट वुड वाला भी कुछ इसी तरह से बनाने जा रहे हैं हम। जैसे हमने क्या बनाया था, जैसे हमने बनाया था व्हाई वाला, तो हम लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू हेल्प हिम, आप इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो, इट इज नो गुड, इट इज नो गुड। नो गुड को आप चाहें तो यूजलेस भी लिख सकते हैं, टू हेल्प हिम। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि उसकी मदद करना बेकार है। इट इज एनी गुड, तो आप लिख लेंगे इट इज नो गुड। तो ये हो क्वेश्चन या ये हो, दोनों का आंसर आपका इस तरह से निकल करके आना है। और वाई को अगर हमने व्हाट गुड इज इट, क्या फायदा है उसकी हेल्प करने में, इज इक्वल टू वाई हेल्प हिम, उसकी मदद क्यों की जाए, तो दोनों का आंसर आप यहां से निकाल कर लाएंगे। और जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स देखे थे वाई वाले, तो लिखेंगे यू शुड नॉट हेल्प हिम। तो इस तरह से आप दे सकते हैं अपने आंसर्स। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में इनमें से कौन सा आया है, अगर सभी दे रखे हैं ऑप्शन में तो आप इस आंसर को प्रेफर करेंगे। तो आई होप ये एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे सामने कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ, तो हम देख रहे हैं कि आपकी जो हमारा क्वेश्चन है वो इज से शुरू हुआ है और इसके साथ नॉट हमें दिया हुआ है। तो जब हम इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, ये असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, असर्टिव मींस विदाउट क्वेश्चन, विदाउट एक्सक्लेमेशन, तो आप इट को पहले लाएंगे, इट इज, तो नॉट हट गया आपका, इट इज ट्रू, और आप सारा सेंटेंस कॉपी कर देंगे लास्ट तक। Which mother doesn't like her children, कौन सी मदर को अपने चिल्ड्रन पसंद नहीं होते, इट मीन्स हर मदर को अपने चिल्ड्रन पसंद होते हैं। तो यहां पर विच हटाकर आप लिख देंगे एवरी मदर लाइक्स हर चिल्ड्रन। इसके बाद है हाउ कैन आई एवर थैंक योर काइंडनेस, मैं आपकी काइंडनेस को कैसे भुला सकता हूं, ठीक है। हाउ कैन आई, सॉरी, यहां पर हम कहेंगे हाउ कैन आई नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ कैन आई एवर थैंक योर काइंडनेस, मैं आपकी थैंकफुलनेस का कैसे शुक्रगुजार हो सकता हूँ, कैसे मैं थैंक यू करूँ। इट मीन्स कि आपकी जो काइंडनेस है इतनी ज़्यादा है कि मैं उसका थैंक नहीं कर सकता, मैं अनेबल हूँ। तो इसको आप किस तरह से आंसर देंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है पॉजिटिव में, तो हम जब इसका रेस्पॉन्स देंगे तो वो नेगेटिव में देंगे, यानी मैं आपके आपका थैंक नहीं अदा कर सकता आपकी काइंडनेस का। इट मींस कि आपकी जो हेल्प है वो इस कदर है कि उसका थैंक किया जाना बहुत मुश्किल है। तो आप लिखेंगे आई कैन नेवर, अब यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट प्लस एवर नेवर, आई कैन नेवर थैंक
योर काइंडनेस। तो ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि बोर्ड का पैटर्न क्लास 10th में चेंज हुआ है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं जो कि ओएमआर शीट के द्वारा एग्जामिन किए जाएंगे, तो उस पर वीडियोस हम जल्दी ही बनाने वाले हैं। और लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि वास्ट लेवल पर, एक बड़े लेवल पर आपको टीच किए जाएंगे, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, जंबल वर्ड्स, सब तरह के क्वेश्चंस हैं, स्पेलिंग लर्निंग है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, वो एक पूरी सीरीज होगी एमसीक्यू को प्रिपेयर करने के लिए फॉर क्लास 10th। और ग्रामर के जो पार्ट हैं वो सिर्फ 10th ही नहीं, किसी भी क्लास, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस सब के लिए आप जो है प्लीज हमारे इन सारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। और हमारा पर्पस है कि आपको बिना किसी ट्यूशन के घर बैठे फ्री में आपको ग्रामर टीच करना, और सिर्फ बहुत ही शैलो लेवल पर नहीं बल्कि डेप्थ में। तो शेयर करते रहें, स्टडी करते रहें और दूसरों को ये सारी वीडियोस रेफर करते रहें। और कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने जितने भी डाउट्स हैं आप में लिखकर भेज सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की लगातार कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, whom does sweet music not please? तो प्लीज का मतलब केवल रिक्वेस्ट से नहीं होता, प्लीज का जो मतलब होता है वह गुड फील करने से भी होता है। तो यहाँ पर जो प्लीज हुआ, तो अच्छा म्यूजिक किसे प्लीज नहीं करता, अच्छा म्यूजिक किसे आनंद नहीं देता, मतलब ये हुआ कि अच्छा म्यूजिक सबको आनंद देता है। तो आप लिखेंगे कि गुड म्यूजिक सॉरी गुड की जगह स्वीट है। जिस तरह का भी आपका एक्सप्रेशन हो वही पार्ट, वही सब्जेक्ट आपको पहले ले लेना है। स्वीट म्यूजिक प्लीजेस, प्रेजेंट इनडेफिनिट में है, एवरीबॉडी। इसके बाद हम हैं हु कैन सी द विंड। तो हवा किसने देखी है, मतलब हुआ कि हवा किसी ने नहीं देखी है। तो ये नेगेटिव आ गया पहले एग्जांपल की तरह से, nobody has seen the wind। तो यहाँ पर हमने देखे सॉरी, अगर यहाँ पर कैन सी है तो आप कैन सी लगाएंगे, अगर यहाँ हैज सीन है तो आप हैज सीन लगाएंगे। जिस तरह का टेंस होगा उसी तरह का आपने यूजेज कर लेना है। nobody has seen या nobody can see the wind। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस जो है आपका कैन के साथ ही बना हो। हैज एनीबॉडी चेक दैट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नॉट तो आया नहीं है। और ऑलवेज बियर इन माइंड कि एनी जो वर्ड होता है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ आता है। तो आपका आंसर होगा हैज को आपने नॉट के साथ बनाना है, और जो एनीबॉडी है उसके साथ नो मिलकर नोबडी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे नोबडी चेक्ड, सॉरी हैज इसके अंदर लगा है, तो इसी टेंस के अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे। nobody has checked that। चेक का मतलब यहाँ चेक करना, जांचना नहीं बल्कि रोकना है। जब कोई अदर थिंग और अदर पर्सन किसी को रोकता है तो वहाँ चेक लगाते हैं, इसलिए आपको पुलिस चेक पोस्ट, आपने ये दो वर्ड सुने होंगे। तो nobody has checked that। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज पार्ट 3 के अंदर स्टडी थी इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस। इस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव इसी सीरीज में अगली वीडियोस में आपके साथ आने वाले हैं। और जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस हमने लाइव ली हैं ये उनका वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन है। तो इस तरह के लिए बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बड़े लेवल पर इनको शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक और हर टॉपिक पर स्टडी कीजिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहिए अपने टॉपिक्स को लेकर। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स देते हैं तो उन पर भी आपको लेक्चर्स हम अपलोड कर देंगे। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।